Hello everyone, welcome to the third lecture of differential geometry. So in this lecture we are going to curve an article equation of tangent at a given point P of a given curve. आपको कोई कर्व दे रखी है C, उसके किसी पॉइंट P पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है. So this is our general representation of curve. And this is our point P, which is traced by a particle, and we have drawn a tangent line at point P, and with respect to O the position vector is R, and from point Q the position vector is capital R vector. ठीक है. अब की बार डिफरेंस क्या है पीछे और वाले आर्टिकल में और इस वाले आर्टिकल में? वहाँ पे हमने कर्व पे ही 2 पॉइंट लिए थे और कोड के अलोंग हमने क्या निकाल लिया था? यूनिट वेक्टर. और फिर क्यू पॉइंट को पी पे अप्रोच कराया था तो फिर हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया था अलोंग द टेंजेंट लाइन. पर अब की बार हमें यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, अब की बार हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है. और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? 2 पॉइंट उस लाइन के ऊपर, और उन दो पॉइंट्स को लाइन पे लेके हम क्या निकालेंगे? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन. याद कीजिए, जब आप क्लास 9th या 10th में थे आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन दी होती थी, उसकी इक्वेशन निकालनी होती थी. क्या क्या पता होना चाहिए था? स्लोप पता होना चाहिए था, और दूसरा वाई इंटरसेप्ट. लाइन की इक्वेशन एक तो आप ये लिखते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. पर अगर आपको लाइन के ऊपर मान लो कोई 2 पॉइंट दे रखे हो, ये a पॉइंट दे रखा हो जो पासिंग पॉइंट है, और b कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट दे रखा हो, इसके कोऑर्डिनेट सपोज ये लगा लो x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है. तो आप स्लोप कैसे निकालते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके. और फिर फॉर्मूला आपका क्या रहता था? y माइनस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. कुछ ये फॉर्मूला रहता था. फिर आप स्लोप की वैल्यू पुट करते थे. यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है, y1 y2 x1 x2. आप जस्ट यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से. अब समझ आया आपको? हमने टेंजेंट लाइन की जब इक्वेशन निकाली तो उसी के ऊपर जस्ट 2 पॉइंट ले लिए, P और Q, और विद रिस्पेक्ट टू O उनका पोजिशन वेक्टर क्या ले लिया? स्मॉल r वेक्टर एंड कैपिटल R वेक्टर. एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं. लेट सी बी अ कर्व एंड P whose position vector is R be any point on the curve C. A tangent is drawn. A tangent is drawn at point P. Let Q whose position vector is R vector be the current point on the tangent. ये हमने current point लिया क्योंकि P पॉइंट तो वही है जो कर्व पे था, उसके अलोंग हमने टेंजेंट पास की, और ये हमने कोई करंट पॉइंट ले लिया अभी. whose position vector with respect to origin O is R vector. ठीक है. अब अगर मुझे ये PQ वेक्टर निकालना है, अब तो आपको निकालना आता है. 2 तरीके हैं, या तो ट्रायंगल्स लॉ लगा के निकाल लो, और दूसरा तरीका आपको बताया गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. देखो PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? OQ माइनस OP वेक्टर. और OQ मुझे क्या, Q का पोजीशन वेक्टर कैपिटल R था और P का स्मॉल r, तो PQ वेक्टर निकल गया. और ये जो PQ वेक्टर है ये T कैप के पैरेलल होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट वो भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है. 2 वेक्टर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो पैरेलल है आपस में. मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये कोई लाइन दे रखी है, यहाँ पे ये कोई लेटर से आर कैप वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और यहीं से कोई एक वेक्टर दूसरा पास हो रहा है, लेटर से वो पी क्यू वेक्टर विच इज़ आर वेक्टर है, लेटर सपोज. ठीक है. वैसे तो हमारा आर माइनस आर आया है यहाँ पे, बट एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए कि अगर इस लाइन पे कोई एक यूनिट वेक्टर है और एक कोई दूसरा वेक्टर है, लेटर सपोज पी क्यू वेक्टर है, वो दोनों सेम ही है, मतलब सेम डायरेक्शन में है. हो सकता है उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाए, तो उस केस में हम पैरेलल या एंटी पैरेलल कहेंगे, जो भी कहेंगे, बट दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल, क्योंकि सेम ही लाइन पे है. तो आर कैप यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा आर वेक्टर के. हमारे केस में आर कैप की जगह कौन है?
टी कैप, और पी क्यू वेक्टर क्या दे रखा है, आर माइनस आर वेक्टर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि टी कैप क्या यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी होना कर, वो भी हमने ये निकाला था। और पी क्यू वेक्टर क्या है, टेंजेंट के ऊपर ही 2 पॉइंट ले रखे हैं, और फिर हमने पी क्यू वेक्टर निकाला है आर माइनस आर। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ भी रैंडम उठा लिया, बट हमारे आर्टिकल में तो हमें ये चीज़ें पता है ना, टी कैप तो हमने पहले निकाल लिया था और आर माइनस आर अभी निकाल लिया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। और आपने पढ़ रखा है कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो एक दूसरे का क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखो मान लो इस वेक्टर का आर कैप का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 होता है, सपोज इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 25। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों पैरेलल तो हैं, बट अगर मुझे इनका मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो मुझे इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली किया क्या, एक दूसरे का क्या है, स्केलर मल्टीपल, इस तरह से लिख सकते हैं। और जब मुझे पता है कि टी कैप आर माइनस आर के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर वेक्टर इज सम लैम्डा टी कैप, पैरेलल है, किसी को भी किसी का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने स्केलर मल्टीपल इस फॉर्म में ले लिया। ठीक है, आप यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज़ आर प्लस लैम्डा टी कैप। So this is our equation of tangent line at a given point P of a given curve C। ठीक है, आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। आप हमने क्या किया, हमारा पी क्यू वैक्टर और टी कैप क्या थे, पैरेलल थे तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो लैम्डा टाइम्स टी कैप लिख लिया, जहाँ पे लैम्डा कोई स्केलर है, तो हमने इसको इस फॉर्म में मेंशन कर दिया। सो दिस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन। प्लेन तो आपने डिस्कस कर ही रखा है, 2D है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। प्लेन क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, और प्लेन की डायमेंशन क्या होता है, इनफाइनाइट डायमेंशनल प्लेन होता है। एक्स वाई जेड, अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, और सेट ऑफ रियल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट कहते हैं, बट कैटेगरीज में डिवाइड करें तो अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं। तो प्लेन के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह लें, कलेक्शन ऑफ लाइन्स कह लें, एज पर योर विश। बट ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ऐसा क्या खास है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्लेन को जस्ट एडजेक्टिव दिया हुआ है ऑस्कुलेटिंग। लेट अस सी व्हाट्स इनहेरिट इन इट। लेट सी बी अ कर्व। अगेन यू हैव गिवन अ कर्व C and P and Q be two neighboring points on curve C. Again, 2 points are mentioned on curve which are traced by some particle, and the points are P and Q. Then the osculating plane of curve C at point P is the limiting position of the plane. क्या कहा गया, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, P पॉइंट पे। वो प्लेन की वो पोजीशन होगी, वो लिमिटिंग पोजीशन होगी। लिमिटिंग मतलब जब लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे, जो कि क्या कंटेन करती है, टेंजेंट एट पॉइंट P। P पॉइंट पे टेंजेंट को कंटेन करती है, और जो वो टेंजेंट है वो पैरेलल है टेंजेंट के जो Q पॉइंट पे है, जब Q पॉइंट P पे अप्रोच करेगा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन को प्लेन ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको डेफिनेशन भी श्योरली क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने क्या कहा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के लिए हमें कोई कर्व चाहिए होगी C, उसके ऊपर कोई 2 पॉइंट P और Q, ये हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए कर्व के ऊपर। तो ये प्लेन की वो लिमिटिंग पोजीशन है कि अगर मैं P पे कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, ये कर्व जो मैंने दिखाई है आपको यहाँ पे 2D में दिखाई दे रही है, पर एक्चुअल में ये क्या है, 3D कर्व है, मतलब स्पेस में कोई कर्व होगी इस तरह से। ठीक है, इमेजिन कर लो 3D में आपके पास कोई कर्व है, उसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट उसके ऊपर Q है। आपने क्या किया, P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन P पॉइंट पे क्या होगा, जो ये सपोज कर लो वो प्लेन है,
मतलब प्लेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर इस प्लेन के नीचे अगर सपोज करो वो कर्व है और कर्व के ऊपर एक पॉइंट पी है, तो ये कोई प्लेन इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता है, टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन, और जो वो टेंजेंट लाइन पी पॉइंट पे होगी वो क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो उसके पैरेलल होगी, जैसे ही मेरा क्यू पॉइंट क्या करता है, पी को अप्रोच करता है। इन शॉर्ट, जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है आपका वो क्या करता है, कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट P है तो उसका नेबरिंग पॉइंट Q है उसको भी कंटेन करता है, और P पॉइंट पे टेंजेंट लाइंस जो हैं उनको भी कंटेन करता है, क्योंकि जैसे जैसे Q पॉइंट P पे अप्रोच करेगा इनका डिस्टेंस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाएगा, तो वो टेंजेंट लाइन सेम ही हो जाएंगी। जैसे कि आपको यूनिट वेक्टर वाले आर्टिकल में बताया था, जैसे ही वहाँ पर Q पॉइंट P पे अप्रोच कर रहा था तो डेल्टा R भी 0 को टेंड कर रहा था और डेल्टा S भी 0 को टेंड कर रहा था। इसका मतलब जब आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, चाहे वो P पे ड्रॉ करेंगे चाहे Q पे ड्रॉ करेंगे, जब Q P पे अप्रोच करेगा बात क्या होगी, सेम ही होगी। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन मेरा ऐसा प्लेन है कर्व पे, अगर मैं किसी पॉइंट पे ड्रॉ करूँ तो वो उस पॉइंट को तो कंटेन करे ही करे, उसके नेबरिंग पॉइंट को भी कंटेन करे, और साथ में उसके ऊपर जो टेंजेंट लाइंस है उन सबको भी वो कंटेन करे। एक और चीज़, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन। सपोज पार्टिकल कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी होगा, इनिशियल टाइम पे वो यहाँ पर भी रहा होगा, तो जैसे जैसे आप पॉइंट्स अपने चेंज करोगे, मान लो आपने ये पॉइंट P डैश ले लिया, ठीक है, जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करेंगे इस पे ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कोई Q डैश पॉइंट रहा होगा, तो इस पॉइंट का ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये आएगा, ऐसे यहाँ पे पहुँचे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये आएगा। जैसे ही आपने कर्व पे पॉइंट्स लेने शुरू किए, अलग अलग पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग ऑस्कुलेटिंग प्लेन आएंगे। और कर्व के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कितने पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन अ कर्व सी। पार्टिकल इज इन मोशन, इट कैन मूव एनीवेयर एवरीवेयर। पार्टिकल अगर सपोज करो हाउस फ्लाई हुई या बी हुई, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट हो गया जो एयर में फ्लाई कर रहा है, तो उस केस में वो कहीं पे भी मूव कर सकता है। आप सोचो वो इन्फिनाइट डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, R3R स्पेस है। आई थिंक वेक्टर स्पेस की नॉलेज है तो इतना तो पता ही है ना, हमारी अर्थ R3R स्पेस है। कितने डायमेंशन, डायमेंशन तो 3 है, एक्स वाई जेड है, पर मूव करने की पॉसिबिलिटी एक्स में भी इन्फिनाइटली मूव कर सकता है, वाई में भी इन्फिनाइटली मूव कर सकता है और जेड में भी, ठीक है। तो एक कर्व के ऊपर जैसे जैसे आप पॉइंट को वेरिएशन दे रहे हैं, जैसे जैसे पॉइंट वेरी करा रहे हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी अलग अलग मिल रहे हैं। तो अगर आप सोचोगे एक कर्व के ऊपर अगर इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो इन्फिनाइटली मैनी ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स भी हैं। तो देखा आपने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कितना ज़बरदस्त है कुछ नहीं, कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया, उसके नेबरिंग पॉइंट को कंटेन करना है, और साथ में जो उसके ऊपर टेंजेंट लाइन है ये उसको भी कंटेन करेगा। और अगर टेंजेंट लाइन को कंटेन कर लिया तो टी कैप भी ऑटोमेटिकली इसी के अंदर लाई करेगा। फाइन। इसी प्लेन को प्लेन ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज नॉर्मल। नॉर्मल से क्या समझते हो, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसके, टेंजेंट के। सपोज ये कोई कर्व है, ये आपने ले लिया पॉइंट P, ये क्या है, सॉरी ये अच्छे से नहीं बना, ये लगा लो ये टेंजेंट है, थोड़ा और अच्छे से ऐसे को, ठीक है। और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो नॉर्मल होगी। आप सोचोगे कौन से छोटे क्लासेस की बातें कर रहे हैं, ये तो हमें पहले ही पता है। हाँ वही है ये, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे एट द पॉइंट P टू द कर्व, वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। बेसिकली इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P टू द कर्व C इज कॉल्ड द नॉर्मल। अगेन आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो, डायनेमिकल सिस्टम है, तो आपको मेंशन करना होगा आप किस पॉइंट पे बात कर रहे हो।
पेपर में क्या होता है, आप डेफिनेशन पूरी लिख के आते हो, आप जस्ट ये लिखना भूल जाते हो एट पॉइंट पी टू द कर्व। आपके माइंड में ये तो रहता है कि हाँ जो लाइन परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के वो होगी नॉर्मल, पर आप एक कर्व की सेंस में बात कर रहे हैं। कर्व की सेंस में तो आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना होगा, क्योंकि आपने देखा पॉइंट बहुत सारे लाई करते हैं कर्व पे, तो आप जस्ट एक स्पेसिफिक मेंशन करोगे यहाँ पे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, 2 या 3 चीज़ें हैं। एक तो जब भी डेफिनेशन लिख रहे हो तो उस पॉइंट का रेफरेंस, तो किस पॉइंट से आपने बात की है। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ में डिस्टिंग्विशन आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कहाँ वेक्टर लगाना और कहाँ नहीं लगाना। जैसे इसी आर्टिकल में लैम्डा स्केलर था तो यहाँ कोई वेक्टर नहीं आया, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, वेक्टर आया, और यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है तो कैप से डिनोट किया, आर्क है तो उसके ऊपर ऐसे कैप का साइन शो करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको अगर आ गई तो ईजी है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल का हिंदी अनुवाद क्या है, मुख्य। वो नॉर्मल जो स्पेशल हो। आप सोचोगे नॉर्मल में स्पेशल क्या हो सकता है, नॉर्मल तो वही है, हमने कर्व पे कोई पॉइंट लिया, उस पर टेंजेंट लगाई और उसके नॉर्मल जो आ गया वो नॉर्मल होता है। अब प्रिंसिपल नॉर्मल वो नॉर्मल होगा जो आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। वैसे तो हम प्लेन पढ़ते हैं, ऑस्कुलेटिंग मतलब स्पेशल वाला प्लेन। स्पेशल वाले प्लेन में अगर कोई नॉर्मल आ गया तो उस नॉर्मल को मैं क्या कहूँगा, प्रिंसिपल नॉर्मल। वैसे अगर कोई भी जनरल कोई नॉर्मल हो उसको नॉर्मल ही बोलते हैं भाई, तो सिंपल है, ठीक है। ये वीआईपी है, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन है और ये वीआईपी पर्सन है, ठीक है, ऐसे लगा लो। क्योंकि ये वाला नॉर्मल कहाँ लाई करता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। उस प्लेन पे जो भी नॉर्मल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल एट पॉइंट पी। अगेन आप जब तक पॉइंट मेंशन नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा आप किस पॉइंट का रेफरेंस ले रहे हो। इतने सारे पॉइंट्स में से आपने कौन सा चूज़ किया है और किसके ऊपर आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन बना रहे हो और उसका नॉर्मल फिर ले रहे हो। जब तक पॉइंट मेंशन नहीं होगा तब तक कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होगा। अब प्रिंसिपल नॉर्मल है तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एन कैप से, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एन कैप। नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन क्या हो सकता है, जितने भी नॉर्मल लाइंस आ रही होंगी उन सबका कलेक्शन। माइंड में तो यही आता है थॉट। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, आर द प्लेन थ्रू अ पॉइंट P ऑन अ कर्व परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P इज कॉल्ड द नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट P। आपने क्या किया, आपके पास सपोज ही कोई कर्व है, इमेजिन कर सकते हो, आपने इसके ऊपर कोई पॉइंट P ले लिया, आपने उसके ऊपर क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की। अब एक प्लेन जो उसके परपेंडिकुलर है, माइंड में इमेजिन करना, एक सपोज कोई कर्व है इस तरह से, ठीक है, आपने क्या किया, उसका कोई पॉइंट P था, उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। अब एक प्लेन जो उसके ऐसे परपेंडिकुलर है, उस प्लेन को मैं क्या कहूँगा, नॉर्मल प्लेन, ठीक है। जो प्लेन उस P पॉइंट से पास हुआ है जहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है और वो प्लेन उसके परपेंडिकुलर है, मतलब उस प्लेन पे आप ये सोचो कितनी सारी लाइंस होंगी और वो उस पे जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। और आपको पता है जो भी लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, और एक कलेक्शन है उन सारी लाइंस की जो उसके परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या हो गया, फिर नॉर्मल प्लेन हो गया, ठीक है।